नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को बदल दिया। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि सेशन कोर्ट का अगर कोई फैसला होता है तो उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, और जब सर्वोच्च संस्था की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च संस्था ने अपने ही फैसले को बदल दिया। अब इससे सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मामला जो है वो बड़ा गंभीर है। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का जो था उसको बदला गया है, उस फैसले में ऐसा क्या था और उसके लिए फिर जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? यह एक जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अगर कोई संविधान के जानकार है तो उनको जो है वो शायद अच्छे से पता है कि इस संविधान में पावर जो है वो डिवाइडेड है। फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जुडिशियल अगर कोई पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो अलग पावर है। और जब ये पावर है तो आप इस पावर के बीच में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा कि कुछ सालों से सरकार के, या हम कहें कि संसदीय प्रणाली से पास कुछ बिलों के ऊपर, कुछ कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। तो इससे समझ में आता है कि अब जो है वो हित जो है वो उनका टकराव किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, क्योंकि आपको पता होगा तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई क्योंकि गवर्नर ने कुछ ऐसे बिल थे जो 1-2 साल या 3 साल से लटके हुए थे, या फिर कुछ जो है वो 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने से विधानसभा के द्वारा पारित होने के बावजूद लटके हुए थे। अब ऐसी स्थिति में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल की, आपको तारीख भी मैं बता देता हूं, 8 अप्रैल, आप सर्च करिएगा। तो 8 अप्रैल को जिन 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें एक जेबी पारदीवाला और दूसरा आर महादेवन। अब यहां पर सवाल यह उठता है, क्योंकि मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि गवर्नर रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है, और प्रेसिडेंट की अपनी पावर होती है। और जब अपनी पावर की बात करते हम तो यहां पर अलग तरीके से, या हम कहें कि राष्ट्रपति को किसी भी बिल के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। और उससे बड़ी बात यह थी कि अगर इस पर सुनवाई करनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, या इसको हम कहें कि गठन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि या तो 7 जजों की बेंच ने करना था, इससे ज्यादा भी हो सकते थे, तो फिर या फिर कम से कम जो है वो 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। तो जो 2 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई क्यों की? और उससे भी बड़ा सवाल यह था जेबी पारदीवाला, जो आने वाले समय में इस देश के भावी सीजेआई होने वाले हैं। तो यहां पर यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलटते हुए, जो फैसला दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इनकी समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए, और जब समय सीमा का निर्धारण करने की बात की गई थी तो आर्टिकल 143 एक क्लोज 1 जो है उसके तहत राष्ट्रपति महोदया ने, जो कि अभी इस वक्त जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे, और एक सवाल जिसकी हम बात कर सकते हैं, और वो सवाल था जो बड़ा गंभीर था कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को आदेश कर सकता है क्या? अब चूंकि राष्ट्रपति महोदया ने यह सवाल पूछा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना ही था, भले ही वो 2 महीने में दे, 5 महीने में दे या 10 महीने में दे। तो उसको लेकर जो जवाब आया वो जवाब यह था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति महोदय को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। राष्ट्रपति महोदया या राष्ट्रपति महोदय
अगर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश नहीं कर सकता। तो आप देखिए एक बड़ा सवाल कि आखिर भारतीय न्यायपालिका ऐसे मामलों में टांग क्यों अड़ाती है। यह एक जो है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि संविधान में टाइम लिमिट को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं डाली गई। वैसे अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 200 संविधान का आर्टिकल 200 यह कहता है कि इसमें गवर्नर जो होता है, जो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट असेंबली में या स्टेट में, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक, विधानसभा से जो पारित बिल होता है उसके ऊपर साइन करे। अगर वो साइन करता है तो उसको जो है वो कानून मान लिया जाता है। दूसरा है वो इसको खारिज करें और अपने ऑब्जर्वेशन के साथ विधान असेंबली को वापस भेज दे। ये दूसरा उनके पास जो है वो प्रावधान। और तीसरा जो है, अगर उनके ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बिल पर क्या फैसला लेना है, तो उसको रिव्यू के लिए वो भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये 3 ऑप्शन ये संविधान में रखे गए हैं। अब उस वक्त जब संविधान बना था तब भी, क्योंकि उस वक्त भी मामला यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है उसको वीटो पावर होनी चाहिए, तो भीमराव अंबेडकर ने जो है वो साफ तौर से इनकार कर दिया था, क्योंकि वीटो पावर जो है वो पब्लिक द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के पास होनी चाहिए, किसी भी इलेक्टेड पर्सन के, इस नॉन इलेक्टेड पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है, और यह आज के दौर में जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है। जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत सारे उठते हैं। आप देखिए आजादी के बाद से अब तक 2018 तक राम मंदिर का जो फैसला था, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लटका के रखा? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति या गवर्नर से यह सवाल पूछता है कि अगर इसको 3 महीने में पारित नहीं किया तो इसको सत्य माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने बगल में क्यों नहीं झांकता? इसके अलावा जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसके ऊपर तत्काल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करता? आखिर किसी भी बिल को अगर गवर्नर या राष्ट्रपति जो है वो उसके ऊपर साइन नहीं करता है, उसको लटका के रखता है, तो उसको यह क्यों माना जाए कि वो जो है वो पारित माना जाएगा, उसको सहमति जो है वो करार दी जाएगी? यह भी तो हो सकता है कि उसको बिल को साइन नहीं करने के पीछे राष्ट्रपति या गवर्नर की कोई असहमति हो। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो अभी पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार के साथ जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की मानसिकता। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेबी पारदीवाला, अगर उनको एक जो चीज समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कानून का ज्ञाता हो, क्या उसको अपनी लिमिट्स का पता नहीं है? और अगर उसको लिमिट्स का पता नहीं है और वो अगर इस देश का भावी सीजीआई बनता है, तो फिर इस देश का भविष्य क्या है? इस न्यायिक प्रणाली का भविष्य क्या है? यह भी जो है वो एक बड़ा सवाल उठना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा इस वक्त कॉलेजियम के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई जा रही है, प्रखर आवाज उठाई जा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बंद होना चाहिए। और अब समझ में आता है कि ये बंद जो है वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि जेबी पारदीवाला को उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना चाहिए था, उसके ऊपर सुनवाई करने का अधिकार जेबी पारदीवाला के पास था ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे मौके हैं। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग एसआईआर कर रहा है, तो संविधान जो है वो निर्वाचन आयोग को पावर देता है, उसके पास जो है वो जिसको हम कहें कि एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके भी काम में जो है वो टांग अड़ा देता है, उसको भी दिशा निर्देश दे देता है। तो फिर ये हितों का टकराव नहीं है, तो फिर ये किसका टकराव है और इससे किसका भला होगा? यहां पे अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वो एक जिस तरीके से संविधान फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, और जब फेडरल स्ट्रक्चर में आता है तो 3 सूचियां हैं, एक जिसमें राज्य सूची है, दूसरी जिसमें केंद्र सरकार की आती है, और तीसरी जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में
राज्य सरकार की अपनी पावर होती है, केंद्र सरकार की अपनी पावर होती है, और फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना बने, इसके लिए कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनका रास्ता जो है वो निकाला जाता है। तो अगर किसी कानून को, किसी बिल को, कानून तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कानून जो है वो सिग्नेचर होने के बाद वो बनता है, तो अगर कोई बिल राज्य की विधान असेंबली द्वारा जो है वो पास किया जाता है, तो अगर उस विधानसभा या उस सरकार को यह लगता है कि यह बिल जो है वो बहुत जरूरी है, तो वो उसको अंडर सेक्शन जो संविधान का आर्टिकल है 236, उसके तहत वो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है सुनवाई के लिए। लेकिन आप राष्ट्रपति और गवर्नर को बाधित नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते किसी भी फैसले को लेकर। और इसी को लेकर जो है वो ये सारा मामला चल रहा था। और इस वक्त जिस तरीके से सीजीआई बीआर गवई ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई और उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आया, क्योंकि अगर आप इसमें ऑब्जर्वेशन की जब बात करते हैं तो संविधान में जो भी जजों का जो प्रावधान है, जो माननीय न्यायाधीश होते हैं, उनको मामले की सुनवाई करने का अधिकार होता है। वो उसके ऊपर अपनी पर्सनल राय भी नहीं रख सकते। जबकि इस वक्त देश में एक ऐसा माहौल है कि गाये बगाए जो है वो फैसले के विपरीत जज जो है वो पर्सनल टिप्पणियां भी करते हैं, और उसी का नतीजा था कि सीजीआई बीआर गवई की तरफ जो है वो जूता फेंका गया। अब आप सोचकर देखिए, क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी राय रख सकता है? क्या उसको राय रखने का जो है वो अधिकार है? तो यहां पर जो है वो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानून जो है उसके मुताबिक कोई भी जो पीआईएल आती है, कोई भी याचिका आती है या किसी भी तरीके की सुनवाई आती है, तो उसको एविडेंस और तथ्यों के साथ उसकी सुनवाई करना और सटीक फैसला देने का अधिकार रखता है। इसके अलावा किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी को दिशा निर्देश नहीं दे सकता, और किसी को जो है वो राय देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब सरकार ने वक्फ बिल संशोधन अधिनियम जो आया उसके मामले में जो है वो सुनवाई की, और उसके कुछ आपको पता होगा लगभग 2 ऐसे जो जिसमें क्लोज रखे गए थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो आप सोचकर देखिए, सरकार जनता चुनती है, और 2014 से लेकर अब तक जो है वो जनता ने लगातार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को स्वतंत्र फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है, और वो भी एक संसदीय प्रणाली के तहत। क्योंकि कोई भी बिल जाता है तो वो पहले संसदीय समिति के पास जाता है, फिर उसके बाद उसको लोकसभा में टेबल किया जाता है, और उसके बाद या तो वो साधारण मेजोरिटी या फिर अगर कोई संवैधानिक बिल है तो उसके बाद वो 2/3 मेजोरिटी के लिए जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और उसके बाद वो कानून बनता है। तो अगर संसद के द्वारा पारित कोई कानून है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई कैसे कर सकता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास उसके लिए जो है वो पावर है ही नहीं, जब तक कि मैंने कहा कि मौलिक अधिकारों का किसी का हनन नहीं हो। तो यह फैसला जो है, और यहां पर सवाल जो है वो यह भी उठता है, क्योंकि एक तरफा बात अगर हम करें तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बिल जो है वो इसमें सामने आए जो 2 से 3 साल से लटके हुए थे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी टकराव की पूरी स्थिति बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप मॉरली ग्राउंड पर देखते हैं तो फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भी जिम्मेवारी होती है, नहीं तो फिर चुनी हुई सरकार जो है वो किसी भी तरीके से फैसले ले सकती है। तो दोनों स्थिति यहां पर जो है वो बन जाती है। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।